लेक्चर नंबर 16 को हम आगे से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि एफ डॉट डी आर डी एस था, सॉरी स्पीड मालूम करते थे, एफ डॉट डी एस, और ये लिमिट्स होती थी यहाँ से इस लेके बी तक। हमने कहा था ये एक फार्मूला होता है, ये हम तीन जगहों पर ये फार्मूला यूज करते हैं। अगर हमें एफ जस्ट एक फंक्शन दिया जाए तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास है लाइन इंटीग्रल। तो क्या है, लाइन इंटीग्रल है। अगर हमें यहाँ पर फोर्स दी जाए, क्वेश्चन में बात की जाए कि ये जो है आपके पास फोर्स है, फोर्स की बात की जाएगी तो इसका मतलब है कि हम वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं। और अगर हमें क्वेश्चन में ये बताया जाए कि आपके पास गिवन जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, वो एक वेलोसिटी फंक्शन है, तो इसका मतलब है वहाँ पर सर्कुलेशन की बात हो रही है। वहाँ पर किसकी बात हो रही है, सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन को हम फ्लो भी कहते हैं। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उसने आपको क्या दिया हुआ है। सिंपल फंक्शन दिया हुआ है तो लाइन इंटीग्रल, फोर्स दी हुई है तो वर्क डन होगा, और उसके बाद अगर वो वेलोसिटी दी हुई है उसने आपको, तो इसका मतलब है वो सर्कुलेशन वहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और तीनों के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही प्रोसीजर है। आपको या तो डायरेक्ट वो बता देगा पैरामीटराइज्ड इक्वेशन की एक्स जो है 1 + t के इक्वल है, टी की शक्ल में बता देगा, y और v इसके इक्वल है। आपने वो जस्ट उठा के अपने फंक्शन में एक्स वाई v पे पुट करने हैं, और उन्हीं एक्स वाई v जो यहाँ पर दिए होंगे पैरामीटराइज, उनकी आपने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, यहाँ पुट करनी है, और इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स पुट करनी है। एक तो ये तरीकाकार था। दूसरा मेथड था कि अगर उसने आपको ये नहीं दी हुई पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स वाई जी की, नहीं दी हुई उसने आपको, अगर उसने आपको ये दे दिया है आर नॉट दे दिया है, आर वन दे दिया, तो इन दोनों के जरिए आपने अपना पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना था, आर वेक्टर की, जो कि हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस के जरिए फाइंड आउट करते हैं। वाई माइनस टी इंटू आर नॉट प्लस टी आर वन वेक्टर में पुट करके हम मालूम कर लेते हैं अपना पोजीशन वेक्टर। उसमें हमारे पास x की वैल्यू भी निकल आती है, ऑर्डर पेयर आ जाता है ना, यहाँ पर x की वैल्यू आती है, y की वैल्यू, z की वैल्यू आ जाती है पैरामीट्रिक शक्ल में, क्योंकि ये t पैरामीटराइज फॉर्म में है ना, x, y और z की वैल्यूज भी आ जाती हैं। वो उठा के हम पैरामीटराइज x, y, z की वैल्यू उठा के हम फंक्शन में पुट कर देते हैं, और उन्हीं x, y, z के हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, और उनका सॉल्व करके हम इंटीग्रेट कर देते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये m x y dx प्लस n x y dy x y dy, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशंस होती है ना, m x y dx, मतलब m के साथ dx मल्टीप्लाई हो रहा और n के साथ dy मल्टीप्लाई हो रहा, या आप इस तरह कह सकते हैं कि dx के साथ जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा वेरिएबल या कुछ भी, वो m होगा, और dy के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो n होगा। ये वाली इक्वेशंस हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं अगर आप इस m का पार्शियल डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू y, और n का पार्शियल डेरिवेटिव लें आप विद रिस्पेक्ट टू x, और ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। पता नहीं आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 10 शायद, उसमें हम क्लियरली ये पढ़ते हैं कि इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, जहाँ dx के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसे हम m कहते हैं, और dy के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसे हम n कहते हैं, और ये m वाली चीज़ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें, अगर वो दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन दी हुई है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये इक्वल ना आए तो हम इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, उसके और तरीकाकार होते हैं।
अब पता नहीं आपने कैलकुलस 2 में ये इंटीग्रेशन फैक्टर वाली एक्सरसाइज भी आपके पास दी हुई है 10 चैप्टर में, शायद आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, खैर वो एक अलग डिस्कशन है। यहाँ पे जस्ट आपको ये बताया गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इतना आपने याद कर लेना है कि dx के साथ m आएगा और dy के साथ n आएगा, और जो m वाली टर्म होगी उसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो n वाली टर्म होगी उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ये दोनों इक्वल होंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। अब मैंने आपको फ्लक्स का फार्मूला ड्राइव करके दिखाया था। फ्लक्स का फार्मूला क्या था हमारे पास, और फ्लक्स में उसने ये भी मेंशन किया हुआ था कि वो फ्लक्स फाइंड आउट करता है सिंपल क्लोज्ड कर्व की। क्लोज का मतलब है कि वो शेप आपके पास बाउंडेड होनी चाहिए, यानी कि दोनों सिरों से वो क्लोज्ड शेप होनी चाहिए। जैसे सर्कल है, ये क्लोज शेप है, रेक्टेंगल क्लोज है, ट्राइंगल क्लोज है, ये जितनी भी इस तरह से क्लोज फिगर जो होंगी, क्लोज रीजन जो होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास क्लोज फिगर है। और यहाँ सिंपल से मुराद है कि उनमें कोई लूप नहीं बनना चाहिए, इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को कट ना करें, इस तरह से लूप नहीं बनने चाहिए उनमें, उन्हें हम कहते हैं सिंपल। और हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं अपनी सिंपल क्लोज फिगर्स का फ्लक्स फाइंड आउट किया जाता है। और यहाँ पे इसका फार्मूला भी आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर क्लोज की बात हो रही है, क्लोज्ड फिगर्स की बात हो रही है, और क्लोज फिगर के लिए हम ये वाला इंटीग्रल का साइन यूज करते हैं। और इसका फार्मूला आपको ड्राइव करके प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, एम डी वाई, मतलब यही है, ये एम पार्शियल डेरिवेटिव है ना, एम और डी वाई माइनस एन डी एक्स, और ये नहीं आना, वैसे यहाँ पर है m के साथ मल्टीप्लाई होगा dy माइनस n वाली टर्म जो यहाँ पर होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा dx, ये पूरी चीज। ये फ्लक्स का फार्मूला हमने आपको ड्राइव करके दिखाया था। कैसे ड्राइव किया था, हम यहाँ पे निकालते थे फंक्शन f दिया हुआ था, उसका डॉट प्रोडक्ट लेते थे हम नॉर्मल वेक्टर के साथ, नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास ये कैलकुलेट होता था, और फंक्शन हम यहाँ पर ये एग्जैक्ट इक्वेशन लेते थे, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, एग्जैक्ट इक्वेशन लेते थे और उसका डॉट प्रोडक्ट लेते थे हम नॉर्मल वेक्टर के साथ, और हमारे पास ये रिजल्ट निकल आता था। एंड में हम बस ये फार्मूला याद करते हैं फ्लक्स का, कि हमने इंटीग्रेट करना है एम डी वाई माइनस एन डी एक्स, फंक्शन आपको गिवन दिया जाएगा, उसमें एम और एन वाली टर्म जो होंगी वो भी आपको पता होंगी कि यहाँ पर डी एक्स के साथ एम आता है, डी वाई के साथ एन आता है, वो यहाँ पर आपने लिख देना एम और एन। उसके बाद आपको एक पोजीशन वेक्टर या तो दिया जाएगा या आप फाइंड आउट करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन के जरिए, जैसे हम लाइन इंटीग्रल में या सर्कुलेशन में फाइंड आउट करते थे वैसे आप फाइंड आउट करेंगे, और उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनके आपने यहाँ पे डेरिवेटिव्स लेके पुट कर देने हैं, सॉल्व करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है और इंटीग्रेट कर देना है। ये हमारे पास था फ्लक्स का फार्मूला। अब आपको नेक्स्ट आपने आज के लेक्चर में ये पढ़ना है कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर डेल इक्वल होता है हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। हम चूंकि वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमारी टोटली डिस्कशन जो है वो वेक्टर्स के ऊपर होती है। ये डेल जो हमारे पास इक्वल होता है, ये होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर मैं आपको तीन चीजें बताऊंगी। पहली चीज ग्रेडियंट, कि ग्रेडियंट क्या होता है, दूसरी चीज डाइवर्जेंस, और एक तीसरी चीज है कर्ल। और ये सारी डिस्कशन एक फंक्शन के बारे में होगी। एक फंक्शन है एफ, ठीक है, कोई भी फंक्शन यहाँ पर हो सकता है, फंक्शन एफ और ये डेल, ये दोनों चीजें लेके हमने डिस्कशन करनी है। हम कहते हैं कि जब हम डेल एफ लेते हैं तो ये हमारे पास ग्रेडियंट बन जाता है, डेल और एफ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रेडियंट होगा। और डाइवर्जेंस कहता है कि अगर इस डेल और एफ का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें तो वो डाइवर्जेंस है।
और कर्ल कहता है कि अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो हमें कर्ल करेगा। डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट आपको पता है डाइवर्जेंस में आएगा, मैंने आपको बताया, और अगर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे वो ग्रेडियंट बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों के दरम्यान में वो कर्ल बन जाएगा। अब आपको पता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। डेल क्रॉस एफ, पहले आपने डेल का लिखना है, डेल में पहले आप ऊपर आई जे और के लिखेंगे। अब इसका पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पहले डेल के लिखने हैं हमने, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल ओवर पार्शियल जी। उसके बाद फंक्शन एफ के लिखने हैं। एफ में अगर कोई भी आपको एक्स आई दिया हुआ है प्लस वाई जे दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, वो आपने एक्स के कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख देने, एफ के कंपोनेंट्स लिख देने। अगर एफ में आपको एक्स दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, जो भी लिखा है वो आपने यहाँ पे लिख देना। जैसे आप 7 चैप्टर में करते आ रहे हैं सेकेंड ईयर के क्रॉस प्रोडक्ट, वैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, वहाँ पर आप ए क्रॉस बी लिख लेते थे शायद, तो आप इस तरह से ही लेते थे। कर्ल में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लेना है, लेकिन यहाँ पर बस इतना फ़र्क है कि ये डेल हमारे पास इक्वल है इसके, और एफ हमारे पास जो भी फंक्शन दिया होगा वो आपने नीचे लिख देना। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है इन दोनों का। डॉट प्रोडक्ट में हमने ये मैंने लिख दिया डेल और यहाँ पे डॉट और ये लिख दिया एफ, ठीक है। अब ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो आपने यहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आई डॉट आई जो होता है वो 1 के इक्वल होगा, जे डॉट जे भी 1 के इक्वल होता है, के डॉट के भी 1 के इक्वल होते हैं। इसके अलावा आई डॉट जे ये 0 होते हैं, जे डॉट के ये 0 होते हैं, वो सारे यहाँ पे पुट कर देने हम। ये डाइवर्जेंस हो गया। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहता है कि आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करना है अगर ग्रेडियंट कहा जाए, देखिए इसमें जस्ट एक सिंपल फंक्शन होगा, वेक्टर केस नहीं होगा। फंक्शन ये जो होगा ना एफ, एक सिंपल फंक्शन दिया होगा आपको, वेक्टर केस नहीं दिया होगा। वेक्टर केस या तो आपको ग्रेड उसमें डाइवर्जेंस में दिया होगा या तो कर्ल में दिया होगा, दो में वेक्टर केस दिया होगा। यहाँ पर ये क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वी के, और एफ कोई भी फंक्शन होगा, मैं लाइक एक्स प्लस वाई ही कह लेती हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले एक्स को पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू एक्स प्लस वाई आ गया और साथ आई कैप आ गया। फिर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ पर जे आ गया। इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू एक्स प्लस वाई और साथ के आ जाएगा। अब आगे आपको इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने आते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट लेना है तो यहाँ से 1 आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट लेना है इसका भी 1 आ जाएगा, जी के रिस्पेक्ट लेंगे तो उसका भी 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें जी नहीं है, ठीक है। यहाँ से अब मैंने आपको कितनी 3 चीज़ें बताई हैं, ग्रेडियंट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट और कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों वेक्टर केस होते हैं और ये आपके सिंपल फंक्शन के ऊपर दिया होता है। अब देखें यहाँ पर पाथ इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन देखें, इसमें उसने आपको दिया हुआ है लेट एफ बी अ वेक्टर फील्ड डिफाइन ऑन एन ओपन रीजन इन स्पेस। अब स्पेस के अंदर कोई भी ओपन रीजन है, ओपन रीजन मैंने आपको बताया कि इस तरह से होगा, मतलब क्लोज नहीं होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में एक दूसरे मिल नहीं रहे होंगे, बल्कि ये ओपन ओपन रीजन होगा, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से मिल गए ना तो वो क्लोज बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसने ओपन रीजन की बात की हुई है तो इस तरह से होगा, इस तरह से कोई भी ओपन कर्व होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मिल नहीं रहे होंगे।
और ए से लेके बी तक होगा, मतलब अगर यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ए से लेके बी तक आ गया। और आपने इसका लाइन इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, इस ओपन रीजन का लाइन इंटेग्रल फाइंड आउट करना है। लाइन इंटेग्रल हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, एफ डॉट डी आर हो गया फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे लिखते हैं ए टू बी। अब वो कहता है कि ये लाइन इंटेग्रल आप किसी भी पाथ से जाएं, आपके पास कोई भी एक स्पेस में दिया हुआ ना ये, यानी कि इस तरह से है, स्पेस 3D कर लेते हैं, चलो स्पेस है, इसके अंदर कोई भी ओपन रीजन है, इस तरह से ओपन रीजन है। कह रहा है कि आप किसी भी पास से आए, इस पास से जाएं, इस पास से जाएं, इधर से जाएं, किसी भी पास से आप इस ओपन रीजन की तरफ मूव करें, इस कर्व की तरफ मूव करें, तो आपका आंसर सेम आना चाहिए हर डायरेक्शन से। आप इस डायरेक्शन से जाएं, इस डायरेक्शन से आए, नीचे इस डायरेक्शन से जाएं, इस डायरेक्शन से जाएं, जिस मर्जी डायरेक्शन से जाएं, आपका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। अगर तो आपका आंसर सेम आया तो वो कहता है कि ये आपके पास पाथ इंडिपेंडेंस होगा। ये जो इंटेग्रल होगा इसको हम कहेंगे पाथ इंडिपेंडेंस, पाथ इंडिपेंडेंस। और यहाँ पे जो फंक्शन एफ यूज किया जाएगा उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। उस फंक्शन एफ को कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। तो पाथ इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन क्या होगी कि स्पेस में कोई भी ओपन रीजन है, उस ओपन रीजन का इंटेग्रल हर लिहाज से आपके पास सेम आना चाहिए, हर पाथ से सेम आना चाहिए। आप कहीं से भी उस की तरफ मूव करें, उस कर्व की तरफ मूव करें, उस वेक्टर की तरफ मूव करें, मतलब जैसे मैंने आपको ये लाइन इंटेग्रल दी, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले में कि ये मेरे पास कोई भी कर्व है, मैं लाइन इंटेग्रल इसका फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। अगर मैं कहीं से भी मूव करूँ, यहाँ से मूव करूँ, इस डायरेक्शन से मूव करूँ, इस डायरेक्शन से मूव करूँ, इस डायरेक्शन मूव करूँ, यहाँ से जाऊँ, यहाँ से मूव करूँ, किसी भी डायरेक्शन से मूव करूँ, मेरा आंसर हमेशा इस लाइन इंटेग्रल का सेम आना चाहिए। अलोंग द कर्व, लाइन इंटेग्रल अलोंग द कर्व, आंसर हमेशा सेम आना चाहिए हर पाथ से। जैसे आप कंटिन्यूटी में कहते थे कि हम इस पाथ से मूव करें या इस पाथ से मूव करें या लेफ्ट एंड राइट साइड से मूव करें, तो हमारा आंसर अगर सेम आना चाहिए आएगा तो हम कहते हैं कि हमारा एग्जिस्ट करता है, फंक्शन कंटिन्यूस है। इसी तरह इसमें है, कहता है कि आप किसी भी पाथ से मूव करें कर्व के अलोंग, आपका अगर आंसर सेम आया तो आप कहेंगे कि आप पाथ इंडिपेंडेंस है। और वो जो फंक्शन वहाँ पे यूज किया जाएगा उसे कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि आप चेक करें कि ये फील्ड आपकी कंजर्वेटिव है या नहीं है, उसके लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कर्ल फाइंड आउट करेंगे। अगर वो जीरो आ गई तो आप कहेंगे कि आपकी फील्ड कंजर्वेटिव है। अब आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको चेक करके बताती हूँ, एक क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ जिसमें पूछा गया होगा कि ये फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो वहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, मतलब कर्ल फाइंड आउट करेंगे। अगर कर्ल हमारा जीरो आ गया तो हम कहेंगे हमारी ये फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव है। अब ये देखें एक्सरसाइज का, इसमें उसने पूछा हुआ है कि ये फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है। ये 6 क्वेश्चन जो उसने दिए हुए हैं, उसने कहा कि बताएं ये कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं या नहीं है। एफ आपको दिया गया और उसने पूछा हुआ है ये बताएं कंजर्वेटिव है या नहीं है। मैंने आपको बताया आपने कर्ल फाइंड आउट करना है। डेल आपको मैंने पीछे बताया कि वो इक्वल होते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वी के इक्वल होता है, वी के इक्वल होता है। अब एफ वेक्टर उसने दिया हुआ है, पहले ये एफ वेक्टर उठाएं, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लें, अगर तो आंसर जीरो आया इसका मतलब है ये फील्ड कंजर्वेटिव है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन उठाएं, यहाँ से एफ उठाएं, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे आपने लेना है, यहाँ पर आई जे के लिखना है, इधर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी लिखने हैं। फिर इनके वाई साइन जी लिखना है, यहाँ पे एक्स साइन जी लिखना है और यहाँ पे एक्स वाई कॉस जी लिखना है। डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करने आते हैं। अगर तो आंसर आपके पास जीरो आ गया तो आप कहेंगे आपकी ये फील्ड कंजर्वेटिव है। अगर जीरो नहीं आया तो ये फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है उसने हमें पोटेंशियल फंक्शन की। इसमें कहता है कि एफ कोई भी वेक्टर फील्ड है डिफाइंड ऑन डी, एफ इक्वल है इसके
एफ कोई भी वेक्टर फील्ड है जो कि इक्वल है डेल्टा डेल एफ के। अब ये यहाँ पे देखें ग्रेडियंट दिया हुआ है। मैंने आपको कहा था जस्ट मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो इसका मतलब है वहाँ पे ग्रेडियंट की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्मॉल कैपिटल एफ है, ये कैपिटल एफ है, और इसने देखें इसको बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे वेक्टर है। ये वाला हमारे पास क्या है, वेक्टर है। और ये डेल एफ है, ये वैसे ही एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर केस है यहाँ पर, इसने बोल्ड किया हुआ है यहाँ पे। और ये डेल्टा एफ है। डेल्टा आपको पता है कि पार्शियल और पार्शियल एक्स होता है, और एफ जो है वो एक सिंपल फंक्शन है, इन दोनों को उन्हें मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो एफ है ना, यहाँ पर ये वाला जो एफ है, यहाँ पर ये जो एफ दिया हुआ है ना उसने, इस एफ को कहता है कि वो आपके पास पोटेंशियल फंक्शन है। वो क्या है, पोटेंशियल फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आपको अगर एक वेक्टर दे दिया जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और आपने डेल एफ फाइंड आउट किया, डेल एफ क्या आ गया, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, ये जी आ गया। अब इसको देखें, ये स्मॉल एफ कर लें क्योंकि मैंने यहाँ, ओके ठीक है। स्मॉल एफ कर लेते हैं इसको, स्मॉल एफ। ये वाला जो चीज़ है हमारे पास, ये वाली चीज़ जो है, ये वाली पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एक्स कंपोनेंट का, इस एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव दिया हुआ है, और ये हमें इसी फोर्स के वाई कंपोनेंट का पार्शियल डेरिवेटिव है, और ये इसी फंक्शन वेक्टर के जेड कंपोनेंट का पार्शियल डेरिवेटिव है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इस वाली चीज़ को एफ एक्स, मतलब वेक्टर, हमारे पास वेक्टर फंक्शन एफ है, उसके एक्स के अलॉन्ग पार्शियल डेरिवेटिव है। इसी तरह मैं इसको लिख सकती हूँ एफ वाई, और इसी तरह इसको लिख सकती हूँ एफ जेड जी, फंक्शन का एक्स के अलॉन्ग पार्शियल डेरिवेटिव, फंक्शन का वाई के अलॉन्ग पार्शियल डेरिवेटिव, और फंक्शन का जी के अलॉन्ग पार्शियल डेरिवेटिव है। और वेक्टर केस है तो उसे हम ऐसे कॉमा डाल के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। मैंने ये लिख दिया, ये हमारे पास आ गया डेल्टा एफ आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, डेल एफ आ गया, मतलब ये वाली चीज आ गई। और ये पूरा डेल एफ जो होता है, ये पूरा डेल एफ मैंने फाइंड आउट कर लिया। क्या किया, जस्ट ये डेल्टा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, और फंक्शन एफ जो दिया था उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो डेल एफ होगा। और ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स था, ये मतलब फंक्शन के एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव था ना, एक्स वाले पार्ट का पार्शियल डेरिवेटिव था, एक्स कंपोनेंट का। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि एफ एक्स लिख सकती हूँ, फंक्शन एफ है और एक्स के अलॉन्ग पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसे एफ एक्स लिख दिया, वाई के अलॉन्ग पार्शियल डेरिवेटिव है तो एफ वाई लिख दिया, जी के अलॉन्ग पार्शियल डेरिवेटिव है तो एफ जी लिख दिया। अब इस पूरी चीज को छोड़ दें, पीछे से यहाँ से छोड़ दें, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में ये सारा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि हमने मल्टीप्लाई करके तब जाके हमने इसको बनाया। आपको जस्ट एंड में ये चीज गिवन दी होगी, एफ एक्स एफ वाई एफ जी को, जो भी क्वेश्चंस गिवन दिए होंगे उसमें एफ एक्स होगा, एफ वाई होगा और एफ जी होगा। मतलब क्वेश्चंस में ये एक्स पार्ट होगा, ये वाई वाला पार्ट होगा और ये जी वाला हिस्सा होगा। ये तो हमारे पास आता है डेल्टा एफ के इक्वल।
लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एफ फाइंड आउट करना है, क्योंकि एफ को उसने पोटेंशियल फंक्शन कहा हुआ है। तो एफ फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी इसको, इसको इंटीग्रेट करूंगी, तब मेरे पास जाके एफ आएगा। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना पीछे, पहले आपको पता है कि कोई भी हमारे पास फंक्शन है, अगर अब ये तो मेरे पास है डेल्टा एफ है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये एफ एक्स एफ वाई एफ डी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एफ चाहिए। तो उस एफ के लिए मैं इंटीग्रेट करूंगी। आपको पता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ये मुझे यहाँ डेरिवेटिव्स दिए गए हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव्स दिए गए हैं, लेकिन मुझे फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं इंटीग्रेट करूंगी। अब मैं इसको भी और इसको भी इंटीग्रेट करूंगी अपने, तो मेरे पास एफ निकल आएगा, और उसी एफ को मैं कहूंगी कि वो पोटेंशियल फंक्शन है। और इंटीग्रेट करते हुए आपको पता है कि हम अंदर कांस्टेंट भी ऐड करते हैं, जैसे एक्स क्यूब है, डी एक्स है। अगर आप इसकी इंटीग्रेट करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर करना चाहिए, तो वो एक्स क्यूब ओवर 3 होता है, और उसके अंदर आप कांस्टेंट भी ऐड करते हैं प्लस सी। सेम इसी में प्रोसीजर है, हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करते हुए अंदर कांस्टेंट्स भी ऐड करेंगे। जस्ट हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन ही करनी पड़ेगी। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब पोटेंशियल फंक्शन का मतलब है कि हमें ये एफ निकालना पड़ेगा अपना। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, 7 to 12 तक क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा है कि पोटेंशियल फंक्शन एफ मालूम करें। अब ये वाला जो चीज़ आपको दिया हुआ है, ये एफ एक्स दिया हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के अलाउंग दी हुई है, तो ये एफ वाई दिया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है एफ जी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, एफ जी दिया हुआ है। ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, और ये एफ जी है। हमें क्या चाहिए, हमें एफ चाहिए। तो एफ फाइंड आउट करने के लिए हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। एफ एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। एफ एक्स क्या है, 2x है, डी एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा ओवर 2 × 2। और मैंने आपको बताया आप कांस्टेंट भी ऐड करेंगे सी, तो यहाँ से एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इक्वल टू बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी के, एक्स स्क्वायर प्लस सी के। ठीक है। अब एफ वाई जो दिया हुआ है, इसको भी इंटीग्रेट करें, एफ वाई को भी इंटीग्रेट करें, डी वाई। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ वाई क्या है, 3y, 3y लिख लेती हूँ, तो y ये लिख दिया और dy लिख दिया। तो यहाँ से f क्या बनेगा हमारे पास, 3y² डिवाइडेड बाई 2, प्लस इसमें भी एक कांस्टेंट सी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, एक ये चीज़ आ गई है, एक ये f आ गई। अब मुझे एक थर्ड वाला भी चाहिए, ये z के अलोंग भी है ना, एफ जी, यहाँ से भी मुझे फंक्शन f चाहिए। इसको रिमूव कर देती हूँ, इंटीग्रेट करके हमने अपने आंसर लिख लिए हैं, f लिख लिया मैंने। एफ जी को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, एफ जी इंटीग्रेट डी जी। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा जी क्या है, 4 जी है, 4 जी और डी जी। तो यहाँ से बचेगा 2 जी² और प्लस हम कांस्टेंट सी ऐड कर दिए, ये भी एफ आ गया। अब जितने भी एफ आए उन सबको आपने ऐड कर देना है। तो इन जनरल हमारे पास एफ किसके इक्वल हो गया, एक्स² प्लस 3y² 2 प्लस 2z² और प्लस इन सब कांस्टेंट को एक बार यहाँ पर ऐड कर देती हूँ सी। तो ये वाला मेरे पास जो फंक्शन एफ बना है ना, ये पोटेंशियल फंक्शन बना है। दोबारा रिवाइज करती हूँ, क्या किया हमने, ये हमें गिवन दिया होता है एफ एक्स, ये गिवन दिया होता है एफ वाई, और ये गिवन दिया होता है एफ ऑफ जी। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें दिया हुए, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, एफ फाइंड आउट करना था, पोटेंशियल फंक्शन एफ मालूम करना था। तो मैंने इन सबको इंटीग्रेट कर दिया, एफ एक्स को भी मैंने इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ से मेरे पास एफ बचा, एफ निकला, और यहाँ से एफ वाई को भी मैंने इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ से भी एफ निकला, और एफ जी को भी मैंने इंटीग्रेट कर दिया।
यहाँ से भी मेरे पास एफ निकला। तीनों के एफ को मैंने ऐड कर दिया और एक कांस्टेंट अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि हम पता है हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऐड होगा। इधर भी एक कांस्टेंट ऐड होगा, इधर भी एक कांस्टेंट ऐड होगा, इधर भी एक कांस्टेंट ऐड होगा। अगर मैं इसको कहूँ C1 कांस्टेंट है, अगर इसको कहूँ C2 कांस्टेंट है, यहाँ से अगर इनको कहूँ कि इसके अंदर C3 कांस्टेंट है, तो इन सब कांस्टेंट को ऐड करके मैंने एक न्यू कांस्टेंट C का नाम दे दिया। जो फंक्शन बनेगा उसमें ये सारे ऐड होंगी टर्म्स इनकी। जैसे इसमें मैंने इसका भी ऐड किया था आंसर, इसके आंसर ऐड किया था, इसका आंसर ऐड किया था, इन सब के आंसर को ऐड किया, प्लस इन जनरल मैं वहाँ पे कांस्टेंट C ऐड करूंगी, और वो फाइनल जो फंक्शन बनेगा इन सबको ऐड करने के बाद वो हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन बनेगा। इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, जस्ट आपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके आपने उन सब के आंसर्स को ऐड कर देना और अंदर एक कांस्टेंट ऐड कर देना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटेग्रल्स, ये सेम वैसी थ्योरम है जैसे आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ा होगा, वही थ्योरम है यहाँ पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटेग्रल्स भी है, जस्ट यहाँ पर वेक्टर्स की बात हो रही है। फंक्शन एफ जो दिया हुआ है वो वेक्टर की केस में दिया हुआ है, वहाँ पे आप स्केलर की केस में पढ़ते हैं, लेकिन सेम वही चीज़ है आपके पास। इन सब की आपने स्टेटमेंट्स याद करनी है, ये जो फार्मूलाज हैं ये सारे आपने याद करने हैं। ये एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं यहाँ से। इसी तरह ये देखें, ये आपसे पूछी जा सकती है कंजर्वेटिव फील्ड ग्रेडियंट फील्ड होती है या नहीं होती। एज एमसीक्यूज के तौर पे आपने ये स्टेटमेंट्स याद करनी है कि जो भी कंजर्वेटिव फील्ड्स होती हैं वो ग्रेडियंट फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड मैंने आपको बताया वो कैसे आपने फाइंड आउट करनी है। अगर डेल क्रॉस एफ आपके पास 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि वो फील्ड आपके पास, वो वाली फील्ड एफ जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। डेल क्रॉस एफ जो होता है ये आपके पास कर्ल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ये कर्ल होता है। अब ये थ्योरम नंबर 3 दिया हुआ है, जस्ट आपने स्टेटमेंट्स याद करनी है, क्योंकि आपके पेपर ऑनलाइन होने हैं, एमसीक्यूज टाइप होने हैं, तो उसमें आपको इतने लेंथी प्रूफ्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट्स याद करनी है आपने। अब लूप प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स दी हुई है, डेफिनेशंस भी आपने याद करनी है, वो मैंने आपको ऊपर बता चुकी हूँ। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो वो फील्ड एफ जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है। और लूप प्रॉपर्टी इनकी यही बताई हुई है कि ये क्लोज्ड कर्व की बात की हुई है, ये वाली जो कर्व्स होती हैं क्लोज्ड कर्व होती हैं। अगर फील्ड एफ का और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए डी आर का, वो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है वो लूप प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड। मतलब फील्ड का और यहाँ पर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ वो 0 आ गया। और वैसे आप यहाँ से ये भी याद कर सकते हैं कि जो भी आपके पास क्लोज्ड फिगर होगी ना, क्लोज फिगर होगी, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, ट्राइंगल हो, या कोई भी और ट्रेपीजियम हो, कुछ भी हो, लेकिन फिगर क्लोज होनी चाहिए। इस तरह क्लोज फिगर यानी कि इस तरह से क्लोज रीजन होना चाहिए, जैसे ये क्लोज रीजन है। कोई भी क्लोज रीजन होगा ना, जब भी आप उसका लाइन इंटेग्रल फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो हमेशा आपके पास 0 आएगा। या अगर उसको उसने आपको एमसीक्यूज में दिया हुआ है कि लाइन इंटेग्रल 0 है, इसका मतलब है कि आपके पास जो फिगर थी, जो आपके पास रीजन था, वो क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड फिगर का या क्लोज रीजन का लाइन इंटेग्रल हमेशा 0 होगा। ये थी हमारे पास लूप प्रॉपर्टी की दो कंडीशंस। पहला है कि लाइन इंटेग्रल क्लोज फिगर का 0 है, और दूसरा है द फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव ऑन डी। ये दो प्रॉपर्टीज, अगर फील्ड कंजर्वेटिव भी हो और उस फील्ड का लाइन इंटेग्रल भी 0 हो, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये दोनों लूप प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं, कंजर्वेटिव फील्ड की लूप प्रॉपर्टी है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कंजर्वेटिव फील्ड की लूप प्रॉपर्टी किसके इक्विवेलेंट है। ये दोनों आपने बतानी है कि इनके इक्विवेलेंट है। पहले नंबर पे कि वो फील्ड कंजर्वेटिव होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे कि उस कंजर्वेटिव फील्ड का डॉट प्रोडक्ट जो, या उस कंजर्वेटिव फील्ड का लाइन इंटेग्रल आप कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट नहीं बल्कि लाइन इंटेग्रल ही कहेंगे, उस कंजर्वेटिव फील्ड का लाइन इंटेग्रल जो वो 0 होता है। और 0 कब होता है? 0 सिर्फ एक ही केस में होता है, जब वो कर्व आपके पास, वो शेप जो होगी वो आपके पास क्लोज्ड होगी।
अब ये लास्ट आपको दिया हुआ है, मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, ये 3D में दी हुई है, मैंने आपको ऊपर 2D में बताई थी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर m का हम पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों इक्वल हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर m n और p तीन की बात हो रही है। तीन की बात वो कैसे करेगा? वो पहले इन दोनों को लेके चलेगा, उसके बाद इन दोनों की बात करेगा और उसके बाद वो इस p को इस m के साथ मिलाएगा। ठीक है, अब पहले ये m और n की बात करेगा। m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है आपने विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये डायरेक्शन शो कर रही है कि ये x पार्ट आपके पास और ये y है और ये डायरेक्शन शो कर रही है z है। तो आपने m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। m का पार्शियल डेरिवेटिव, ये देखिए m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों इक्वल हैं। फिर वो ये इन दोनों की बात करेगा। 3D में है ना, ये आपके पास y है और ये z है, तो n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेगा, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, और p का पार्शियल डेरिवेटिव लेगा विद रिस्पेक्ट टू y, p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और जब इसकी और इसकी बात करेगा m की, तो p का पार्शियल डेरिवेटिव लेगा विद रिस्पेक्ट टू x और m का पार्शियल डेरिवेटिव लेगा विद रिस्पेक्ट टू z, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर आप इनको लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पर ये x डायरेक्शन शो कर रहा है, ये y डायरेक्शन शो कर रहा है, तो m के पार्शियल डेरिवेटिव y के लॉन्ग लेने हैं और n के पार्शियल डेरिवेटिव x के लॉन्ग लेने हैं। अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो वो एग्जैक्ट होगी। फिर ये इन दोनों की बात करेगा, यहाँ पर ये y है और ये z है, तो n के पार्शियल डेरिवेटिव z के लॉन्ग लेने हैं और p के पार्शियल डेरिवेटिव y के लॉन्ग लेने हैं, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। इस तरह से बात करें, अगर ये इक्वालिटी सेटिस्फाई करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये होगी, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए मस्ट होता है कि ये कंपोनेंट टेस्ट सेटिस्फाई करें। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए उस इक्वेशन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होना लाजमी है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड क्या थी, डेल क्रॉस एफ था। ठीक है, उसके लिए आपकी फंक्शन, ये जो फील्ड होगी ना, इसका एग्जैक्ट होना मस्ट है। और एग्जैक्ट कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि अगर 2D में है तो m ओवर y इक्वल होना चाहिए n ओवर x के। अगर 3D में है तो आप इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर लास्ट वाली और फर्स्ट वाली को लेके आपने चेक करनी है। इक्वालिटी सेटिस्फाई करेंगे तो वो फील्ड आपके पास, तो फिर आप उस फील्ड का कर्ल निकाल के उसको ले सकते हैं। अगर वो कर्ल 0 आया तो आप कहेंगे कि वो फील्ड आपके पास कंजर्वेटिव है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि आपने अगर किसी फील्ड f को चेक करना है कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो आप दो तरीकों से चेक कर सकते हैं। पहला तरीका, आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, वो 0 आ गया तो वो फील्ड कंजर्वेटिव बन गई। दूसरा तरीका इन्होंने ये बताया हुआ है कि आप चेक कर लें कि वो फील्ड आपके पास एग्जैक्ट है या नहीं है, एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट आप इसी तरीके से चेक करेंगे। अगर तो वो एग्जैक्ट फील्ड है तो लाजमी बात है कि उसका कर्ल 0 होगा, वो फील्ड कंजर्वेटिव होगी। अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो वो फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एफ इज कंजर्वेटिव ओनली इफ एंड ओनली इफ ये एग्जैक्टनेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर एग्जैक्टनेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो फील्ड कंजर्वेटिव होगी। तो दो तरीकों से आप फील्ड को चेक कर सकते हैं वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। एक, पहले आप सिंपल उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, अगर वो 0 आ गया तो फील्ड कंजर्वेटिव है। दूसरा मेथड है कि आप चेक कर लें आपकी फील्ड जो है वो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो वो फील्ड एग्जैक्ट है तो वो फील्ड लाजमी बात है कंजर्वेटिव है। तो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनती हैं तो आप पूरा प्रोसीजर भी कर सकते हैं, पहले एग्जैक्ट चेक कर लें,
अगर एग्जैक्ट हो रही है फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेने और वो जीरो आता है, आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव है। लेकिन शॉर्ट मेथड है, या तो एग्जैक्ट चेक कर लें या तो फिर आप ये कर्ल चेक कर लें, दोनों में से कोई एक बात है। अगर एग्जैक्ट सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तब भी वो फील्ड कंजर्वेटिव है। अगर वो कर्ल को सेटिस्फाई कर रही है, कर्ल जीरो वेक्टर के इक्वल आता है, तब भी वो फील्ड कंजर्वेटिव है। दोनों में से कोई कंडीशन आपको एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती है। ये वही बातें बार बार की हुई हैं कंपोनेंट टेस्ट पर। एग्जैक्टनेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी इक्वेशन को चेक करना हो वो एग्जैक्ट है या नहीं है, तो हम m का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे n के अलोंग, इसके y के अलोंग n का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के अलोंग, वो इक्वल होंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होंगे। ये बता दिए मैंने आपको।